गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं कूलॉम नियम का सदिश निरूपण, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। इसका जो पहला रूप था कूलॉम नियम हमने पढ़ा था। कूलॉम नियम को सदिश रूप में किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, इसको ये चित्र भली भांति अच्छी तरीके से समझा रहा है। इस चित्र के अनुसार दो बिंदु आवेश, एक बिंदु P पर पड़ा है और दूसरा बिंदु Q पर पड़ा है। एक बिंदु आवेश बिंदु P पर पड़ा है, दूसरा बिंदु आवेश Q पर पड़ा है और दोनों ही स्थिर हैं। और P बिंदु पर जो आवेश पड़ा है उसका जो मान है वो है Q1 और Q बिंदु पर जो आवेश पड़ा है उसका मान है Q। अब बिंदु P का मूल बिंदु O के सापेक्ष, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है और कार्तीय निर्देश तंत्र में बिंदु P जो है मूल बिंदु O के सापेक्ष R1 सदिश, इसका स्थिति सदिश है। बिंदु P का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश R1 सदिश है, जबकि बिंदु Q का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश R2 सदिश है। अब बिंदु P से Q, बिंदु P से Q के मध्य विस्थापन R21 वेक्टर है, जबकि बिंदु Q से P के मध्य विस्थापन R12 वेक्टर है। इन दोनों प्रदर्शित कर रहे हैं इनके विस्थापन को, और विस्थापन का परिमाण तो क्योंकि ये दोनों बिंदु स्थिर है, P और Q दोनों ही स्थिर है, तो इनके विस्थापन का जो परिमाण है वो तो बराबर होगा, लेकिन दिशाएं एक दूसरे की क्या है, विपरीत है। और इसको हम प्रूव भी करेंगे, सिद्ध भी करेंगे। ये जो है R12 कैप, ये Q से P की दिशा में एकांक सदिश है। कैप लग जाता है किसी भी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के ऊपर कैप लग जाता है, तो कैप का मतलब होता है इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर। तो ये Q से P की तरफ यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, जबकि R21 वेक्टर जो है, कैप जो है, ये P से Q की तरफ यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो हम बात करते हैं त्रिभुज P O Q में, त्रिभुज P O Q में अब एक बार हम ये एरो लेंगे और दूसरी बार इस एरो को काम में लेंगे। तो हम पहली बार में सिर्फ ये एरो काम में ले रहे हैं, इसको एक बार नेग्लेक्ट कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इस एरो को काम में ले रहे हैं। तो इसमें लगाएंगे सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम। से क्या हो जाएगा, सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम कहता है कि यदि किन्हीं दो सदिशों को त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो उसका एक निश्चित क्रम में व्यक्त किया जाता है, तो उसका परिणामी जो सदिश होगा वो तीसरी भुजा द्वारा दिया जाता है और विपरीत क्रम में होता है। ठीक इसी प्रकार हम चल रहे हैं, इस एरो इस डायरेक्शन ऐसे है और इसी से एरो इधर जा रहा है, तो मतलब एक निश्चित क्रम है, और ये है इसके विपरीत क्रम में। तो हम लिखेंगे यहाँ पे R1 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर प्लस R12। इसको हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा R12 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है।
ये इक्वेशन तब आई है जब हमने इस एरो को काम में लिया है, R12 वेक्टर को काम में लिया है। अब दूसरा काम हम इसी त्रिभुज में करेंगे, लेकिन हम काम में किसको लेंगे, इसको लेंगे। तो ये और ये एक निश्चित क्रम में हो जाएंगे और ये इसकी विपरीत क्रम में हो जाएगा। तो वही सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम, R2 वेक्टर बराबर R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर। इसको फिर सॉल्व आउट करेंगे, हल करेंगे। तो R21 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इक्वेशन नंबर 2। अब क्योंकि P से Q चले चाहे Q से P चले, ये जो सीधी दूरी है ये बराबर है दोनों तरफ, चाहे P से Q चले चाहे Q से P चले, तो दोनों के बीच की दूरी क्या है, बराबर रहेगी। चाहे बम्बई से कलकत्ता जाएं चाहे कलकत्ता से बम्बई आए, दोनों के बीच की दूरी क्या रहेगी, सीधी दूरी एकदम समान रहेगी। ठीक इसी प्रकार P से Q जाओ चाहे Q से P जाओ, दूरी समान रहेगी। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ऐसे, इसका परिमाण R12 वेक्टर का परिमाण मोड लग जाता है तो इसको बोलते हैं परिमाण, बराबर होगा R21 वेक्टर के परिमाण। चाहे हम P से Q की तरफ जाएं चाहे Q से P की तरफ जाएं, ये जो डिस्टेंस है, इस दूरी का जो परिमाण है वो बराबर रहेगा, विस्थापन जो है बराबर रहेगा। और इसी से हम R12 की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास आएगा R1 माइनस R2, R1 वेक्टर माइनस R2 इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी 3। ये तो हमने इनके बीच जो विस्थापन है P से Q और Q से P के मध्य, उनके परिमाण को व्यक्त किया और परिमाण दोनों के बीच बराबर रहेगा, क्योंकि P से Q के मध्य दूरी और Q से P के मध्य दूरी समान रहती है, इसलिए ये रहेगा। दूसरी बात, हम दिशा को में रिलेशन संबंध व्यक्त करना चाहते हैं इन दोनों के बीच में, तो किसी भी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होता है वो उस वेक्टर तथा उस वेक्टर के मोड या उसके मैग्नीट्यूड के रेशियो के इक्वल होता है। का मतलब है उस सदिश का सदिश तथा सदिश के परिमाण के अनुपात को क्या कहते हैं, एकांक सदिश कहते हैं। और इसी प्रकार हम इसको व्यक्त करना चाहते हैं तो हम R12 कैप इज इक्वल टू R12 वेक्टर अपॉन R12 वेक्टर का मोड। तो इसी को अपने हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा R12 कैप इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये हमारे पास रिलेशन आया था, इक्वेशन फर्स्ट में आया था। दूसरा हम इसको ये लिख सकते हैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। इसको हम ये लिख सकते हैं, ये दोनों ही रिलेशन इक्वेशन नंबर जो हमने फर्स्ट लिखी थी, फर्स्ट रिलेशन जो हमारा आया था वो आया था R12 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये आया था हमारे पास। तो इसी रिलेशन से हमारे पास ये आ रहा है। हम इसको रिलेट करना चाहते हैं इससे, तो रिलेट करने के लिए हमें उस तरीके का रिलेशन चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि R21 वेक्टर जो है वो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर
ये होता है। तो हमने इसमें तो रिलेशन देखा था, जो इक्वेशन थर्ड आई थी हमारे पास वही आई थी r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का मोड जो है वो इक्वल टू होता है r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर मोड। दोनों का जो परिमाण है बराबर रहता है। तो यहाँ पे हम r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर की जगह ये रख सकते हैं, ये तो हम इसकी जगह रख सकते हैं। लेकिन ऊपर वाले में मोड नहीं लगा हुआ है तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेने के कारण ये बाहर हो जाएगा, ये अंदर हो जाएगा r1 वेक्टर, और ये हो जाएगा r2 वेक्टर माइनस r1। ये रिलेशन ठीक इसी प्रकार है जिस प्रकार ये है r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर अपॉन r1 मोड ऑफ r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं r12, क्योंकि 1 माइनस 2 है तो इसको 1 2 लिखेंगे। और इसमें क्या आ रहा है 2 और 1 है, 2 पहले 1 बाद में है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं r12 कैप, माइनस तो है ही बाहर, और इसकी जगह हम लिख सकते हैं r21 कैप। ये दोनों में रिलेशन आ गया, इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में रिलेशन आ गया। तो जो P से Q के मध्य जो विस्थापन है, इन दोनों की जो दिशा है, चाहे P से Q और Q से P जो हम जो डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, विस्थापन ले रहे हैं, इन दोनों की दिशाएं विपरीत हैं, लेकिन परिमाण क्या है बराबर है। इन्हीं का यूज करके हम कूलाम नियम का सदिश निरूपण कर रहे हैं, और इसको समझना जरूरी था। अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं। अब ये जो आवेश है Q, ये Q आवेश है, Q2 आवेश है, Q2 आवेश यहाँ पड़ा है। इस Q2 आवेश के कारण Q1 आवेश पर बल लग रहा है F12 है। Q2 आवेश यहाँ पड़ा है, इस Q2 आवेश के कारण Q1 पर आवेश जो बल लग रहा है वो लग रहा है F12 वेक्टर। इसको पढ़ा कैसे जाता है F12 वेक्टर, तो इसको पढ़ा जाता है 2 के कारण आवेश 2 के कारण आवेश 1 पर लगने वाला बल, पीछे से आवेश 2 के कारण Q2 के कारण आवेश Q2 के कारण आवेश Q1 पर लगने वाला बल F12 वेक्टर कहा जाएगा। ठीक इसी प्रकार आवेश Q1 के कारण आवेश Q2 पर लगने वाला बल, आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल F21 वेक्टर। इसको हम कैसे पढ़ेंगे F21 को आवेश Q1 के कारण आवेश Q2 पर लगने वाला कूलाम बल F21 वेक्टर। इस प्रकार इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और हम लिखना चाहते हैं F12 वेक्टर। F12 वेक्टर का मतलब आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल। तो वो क्या होगा कि Q1 Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का होल स्क्वायर इंटू R12 क्या। जहाँ के एक नियतांक है, आपको पिछले जो लेक्चर थे उसमें बता दिया गया था भी के एक नियतांक है जिसका मान 1/में 4πε0 लिखा जाता है। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 डॉट Q1 Q2
अपॉन r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का मोड का स्क्वायर r12 कैप। तो इसको हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं 5। इससे पहले जो आई थी r12 कैप इज इक्वल टू r21 कैप इज इक्वल टू r12 कैप, ये इक्वेशन नंबर 4, ये 5th इक्वेशन है। इसी में अगर हम ज्ञात करना चाहते हैं ए के कारण 2 पर लगने वाला बल F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का होल स्क्वायर R12 कैप। इक्वेशन नंबर 1 2 नहीं, यहाँ 2 1 आएगा, 2 ये 1 ये 2 ये 1। इक्वेशन नंबर 6। अब जो हम पीछे जो रिलेशन निकाल के आए हैं R12 कैप और R21 कैप के बीच में, उस रिलेशन का उपयोग कर लो इक्वेशन 6 में। समीकरण 6 से 6 में हमने मान रखने हैं, एक तो R1 माइनस R2 का जो मोड होता है वो R2 माइनस R1 के मोड के इक्वल होता है। ये रिलेशन यही व्यक्त कर रहा है। तो इसकी जगह तो हम ले रहे हैं इक्वेशन 6 F21 वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 अपॉन, इसकी जगह मैं क्या रख रहा हूँ, इसकी जगह मैं क्या रख रहा हूँ, R21 की जगह मैं R12 रख रहा हूँ क्योंकि दोनों ही इक्वल है, माइनस R2 वेक्टर का होल स्क्वायर। और 21 कैप की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, 21 कैप की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, ये। और ये रिलेशन हमारे पास ये आया था माइनस में R12 कैप। इस माइनस को हम बाहर ले आते हैं, F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 ओवर R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मोड का होल स्क्वायर R12 कैप। इक्वेशन का जो ये पार्ट है किससे मैच करता है, ये जो पार्ट है इस इक्वेशन से मैच कर रहा है, इस इक्वेशन से मैच कर रहा है, इस इक्वेशन से मैच कर रहा है। तो हम इसकी जगह क्या रख सकते हैं, F12 रख सकते हैं। तो हमारे पास आएगा F21 वेक्टर माइनस F12 वेक्टर। मैं ये ऊपर लिख देता हूँ, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F12 वेक्टर। इक्वेशन नंबर 7। ये जो इक्वेशन 7 है ये कूलाम नियम के सदिश निरूपण को व्यक्त करती है, जिसके अनुसार आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाले बल के बराबर तो होता है, परिमाण में तो बराबर होता है, लेकिन दिशा में क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत होता है। देखो हम देख रहे हैं डायग्राम में, आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल की जो दिशा है वो ये है, जबकि आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाले बल की दिशा ये है। तो दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, अर्थात
कूलाम्ब बल क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करता है, जो न्यूटन की गति का तृतीय नियम है। न्यूटन की गति के तृतीय नियम का पालन करता है। इसी के साथ ये लेक्चर खत्म हुआ। नए लेक्चर के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।